पेज नंबर 29, 29। ठीक। In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker, है ना? क्या बोल रहे थे? Whittaker ने जो सिस्टम प्रपोज किए थे उसके अंदर हम पढ़ चुके बोलते हैं ना, 1969, wherein we suggested the 5 kingdoms classification via Monera, that is Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. In this chapter, we will deal in detail with further classification within kingdom Plantae, popularly known as the plant kingdom. ठीक है, यहाँ तक तो कुछ सही नहीं, बस इसने बताया कि पिछला क्या पढ़े और अब क्या पढ़ने वाले, सिंपल। अब देखो यहाँ से, we must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा क्या करना है, मतलब फोकस करना है कि प्लांट किंगडम को समझने का जो हमारा नजरिया है वो टाइम के साथ बदलते चले गए, है ना। फॉर एग्जांपल, पहले क्या कर रहे थे हम, पहले क्या समझ रहे थे कि जिसके पास सेल वॉल है, जैसे मोनेरा हो या फंगस हो, कुछ भी हो, जिनके पास सेल वॉल है वो प्लांट है। लेकिन बाद में ऐसा हुआ क्या, नहीं, बाद में हमारा नजरिया बदला। नहीं यार, प्लांट बोले तो जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं ना, ऑटोट्रॉफिक जो रहते जी, हाँ, उससे पहले सिर्फ हमने मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर क्लासिफाई कर दिए कि बड़े ट्रीज, फिर शर्ब्स, फिर हर्ब्स, वो तो अभी भी है बोलना, लेकिन वो जो नजरिया था कि बस सेल वॉल दिखी तो प्लांट, वो बदल चुका है पूरा कंप्लीटली। ठीक है, फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल्स हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्लांट। अब क्या हो चुके हो, जिनके पास सेल वॉल थी, चाहे वो फंगस के हो, चाहे वो मोनेरा हो, चाहे प्रोटिस्टा हो, अब हम सिर्फ सेल वॉल की बेसिस पर प्लांट किंगडम बना रहे, तुम बोलो नहीं, अब हमारा बेसिस बदल चुका है। ठीक है, तो उनको एक्सक्लूड कर लिए बोलते हैं, निकाल दिए उनको, है ना। अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस देम इन द सेम किंगडम, पहले क्या करे थे, उनको प्लांट के साथ में ही रख दिए। समझ में आ रही ना बात। अब यहाँ पर कुछ नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ वो बताया जा रहा है कि भाई जो तुम्हारा पुराना नजरिया था कि जिसमें सेल वॉल दिखी उसको प्लांट में रख दो, तो अब हमने वो नजरिया चेंज कर दिया, है ना। अब जो प्रोटिस्टा के मेंबर थे, जो फंगस के थे, जो मोनेरा के थे, उनको एक्सक्लूड कर दिए, बाहर निकाल दिए, किससे, प्लांट से। अब सिर्फ यहाँ पर हम एम्फेसाइज करने वाले हैं प्लांट्स के ऊपर कि क्या प्लांट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, चलो। So the cyanobacteria that are also referred to as blue green algae are not algae. अब देखो, साइनोबैक्टीरिया जिसको कॉमनली लोग क्या बोलते थे, ब्लू ग्रीन अलगी, प्लांट समझते थे, क्या वो अलगी है, नहीं है ना, वो तो मोनेरा है ना, एंड एनी मोर, इस तरीके से बहुत सारे। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड अंडर प्लांट। ठीक है, चलो यहाँ तक तो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक बात बताई गई कि पहले जो हम सोच रहे थे वैसा नहीं है। पहले जो मेंबर थे, चाहे वो मोनेरा के हो, प्रोटिस्टा के हो, प्लांट के हो, किसके हो, वो फंगस के हो, उनको सबको, जो प्लांट नहीं है उसको हमने अलग कर दिया। अब सिर्फ यहाँ पर हम प्लांट की बात करने वाले हैं ना। चलो, let us also look at classification within angiosperm to understand some of the concern that influence the classification system. अब आओ बोलते देखते हैं अपन क्या, एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन, किसका, एंजियोस्पर्म का। अब देखो, इसमें जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी रहती है ना प्लांट में, वो एंजियोस्पर्म रहती है। एंजियोस्पर्म बोले तो जो फ्रूट बियरिंग प्लांट्स है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स रहते हैं, फ्लावरिंग जो प्लांट्स रहते हैं ना, जिनको फ्लावर रहते हैं, वो एंजियोस्पर्म है। जिनको फ्लावर नहीं है वो एंजियोस्पर्म नहीं है, सिंपल। जिनको फ्लावर है वो प्लांट कौन से हो गए, एंजियोस्पर्म। जिनको नहीं है वो एंजियोस्पर्म नहीं है। ठीक है, चलो, फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो उसके क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा देखते हैं, बोलते The earliest system of classification used only gross, superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves, etc. अब देखो, जो पहले के लोग जो क्लासिफिकेशन करते थे वो सिर्फ क्या है, ऊपर ऊपर से हैबिटेट, ऊपर ऊपर से मॉर्फोलॉजी को देखकर उसके ऊपर क्लासिफाई कर देते थे। फॉर एग्जांपल, हैबिट देख लिए कि अच्छा ये प्लांट जो है पानी में मिलता है तो अपने एक्वेटिक प्लांट बोल दिए, टेरेस्ट्रियल है तो टेरेस्ट्रियल बोल दिए। कलर देख लिए कि भाई ये ग्रीन प्लांट है, ये कोई ब्लू कलर के, येलो कलर के, इस तरीके से देख लिए, है ना। उसके बाद क्या बोला, कलर बोला, उसके बाद में लीफ का नंबर वगैरह देख लिए, टाइप देख लिए, ना, शेप देख लिए, इस तरीके से वो क्लासिफिकेशन कर देते थे। अब इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। पहले क्या कर रहे थे मालूम है, पहले ऊपर से देखे और बोल दिए ऐसे ऐसे प्लांट की डिवीजन कर दो करके, समझे ना। ग्रीन प्लांट को अलग रख दिया, ब्लू प्लांट को अलग रख दिया, एक्वेटिक को अलग बोल दिया, टेरेस्ट्रियल को अलग बोल दिया, ऐसा करते थे, सिंपल। हाँ, बस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, मॉर्फोलॉजी देखे भाई ये इनके साथ में इनको रख दो, खत्म। कुछ मत देखो, सेल वॉल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मॉर्फोलॉजी चेक करो और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है तो एक बोल दो, खत्म।
समझे ऐसा। लेकिन they were based mainly on vegetative characters or on the endoecium structure। अब ये किसकी बात कर रहे हैं? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना यहाँ से। तो बोला जाएगा कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन सी चीजें देखी जाती थी? तो सबसे पहली कि मॉर्फो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, जैसे फ्लावर छोड़ के सारी चीजें आ गई उसके अंदर ना, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर छोड़ के एंडोशियम गाइनोशियम छोड़कर जितनी चीजें रूट स्टेम लीव्स वगैरह सारी चीजें आ गई, ठीक है। और साथ ही साथ एंडोशियम का स्ट्रक्चर, एंडोशियम किस तरीके से, चलो एंडोशियम बताया था मैंने, क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम व्हर्ल ऑफ स्टेमेन्स इज नोन एज एंड्रोशियम, यानी पूरा जो गुच्छा रहेगा स्टेमेन का, है ना। फॉर एग्जांपल देखो ये स्टेमेन, स्टेमेन क्या रहता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज स्टेमेन। क्या बोले? हाँ, उसके अंदर वो पोलन के रहते दाने दाने, है ना। तो कोई भी टिपिकल फ्लावर देखेंगे, कोई भी एक आम सा फ्लावर उठाएंगे तो उसमें तुमको ऐसे वो दिखेंगे, है ना, छोटे छोटे इस तरीके से दिखने वाले। उसको तुमने फोड़े तो उसमें से पाउडर निकलता है ना। तो वो जो है, वो जो स्ट्रक्चर रहता पूरा के पूरा, वो रहता है हमारा स्टेमेन। और उसका व्हर्ल, उसका पूरा राउंड, जितने भी वो रहते हैं ना, पूरा उनका गुच्छा, वो गुच्छा कहलाता है एंडोशियम। समझे बात? एंडोशियम क्या बोलते हैं? चलो, they were mainly based on vegetative characters or on the endoecium structure system given by Linnaeus. Such systems were artificial. They separated the closely related species since they were based on a few characteristics. Also, the artificial systems gave equal weightage to vegetative and sexual characters. अब देखो क्या बोले यहाँ पर, है ना। तो आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था? बोलते लीनियस ने दिया था। तो उन्होंने क्या कर दी थी उसमें गलती? दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। अब इस चक्कर में और हैबिटेट को लेने के चक्कर में उन्होंने जो बहुत नजदीक थे उनको बहुत दूर रख दिया। एक्चुअल में जिन्होंने नजदीक होना चाहिए था उनको क्या करे? दूर रख दिया, सेपरेट रख दिया, अलग रख दिया ना। कि भाई दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि उन्होंने चंद ही कैरेक्टर उठाए थे, जैसे लीफ उठा लिया, लीफ का स्ट्रक्चर वगैरह, या फिर अपन ने बोले ना वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंडोशियम का स्ट्रक्चर। अब ये एंडोशियम का स्ट्रक्चर वगैरह उठाने के अंदर क्या हुआ कि जो दो प्लांट बहुत क्लोजली रिलेटेड थे वो बहुत दूर रख दिया, है ना। तो इनका ड्रॉबैक होगा। अब जो क्लोज है, जैसे इंसान, और फॉर एग्जाम्पल इंसान है और मंकी है, चलो तो इनमें थोड़ा बहुत तो कॉमन कैरेक्टर देखने मिलता है ना, इंसान और शेर के बनिस्बत, इंसान और बिल्ली के बनिस्बत, है ना। अब तुम बिल्ली और बंदर और इंसान को दूर फेंक देंगे, बंदर को तुम शेर के साथ में मैच करा देंगे, तो क्लासिफिकेशन सही हुआ कि नहीं हुआ, है ना, इस तरीके से। तो उन्होंने ऐसा कर दिया, ठीक है। Also, the artificial systems give equal weightage to vegetative and sexual characters। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या निकला, दूसरा ड्रॉबैक। देखो पहला ड्रॉबैक क्या बोले अपन ने आर्टिफिशियल सिस्टम का, कि देखो यहाँ लिखते हैं, है ना। पहला ड्रॉबैक सेपरेट क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स, ठीक है। जो क्लोजली रिलेटेड प्लांट है, देखो पहला पॉइंट देखो, दे सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स, यानी उन्होंने क्या करे थे, जिनको नजदीक रहना चाहिए था उनको दूर रखते, सिंपल। और दूसरा क्या बोले कि इक्वल वेटेज दिए थे। क्या दिए थे? इक्वल वेटेज। क्या बोले? इक्वल वेटेज, है ना। few characters. Also, artificial system give equal weightage. Equal weightage to vegetative and sexual characters. ठीक है, चलो पहले अपन ने बोल दिया कि सेपरेट क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स, उसके बाद में इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। ये दो ड्रॉबैक हो गए किसके? आर्टिफिशियल सिस्टम के। तो क्या क्या पूछ सकता है तुमको आर्टिफिशियल सिस्टम में? ये पूछना सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई किस चीज पर बेस्ड था, तुम बोलेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर, और दूसरा एंडोशियम का स्ट्रक्चर, और दूसरा पूछेगा ड्रॉबैक क्या है। तो क्यों फेल हुआ भाई? क्योंकि सेपरेट क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स, जो नजदीक रहना चाहिए था, जिन्होंने सेम ग्रुप में रहना चाहिए था, उनको अलग अलग रख दिए, तो खत्म, फ्लॉप हो गया। हाँ, तो वो चीज, यानी बहुत कम कैरेक्टर लिए थे ना उन्होंने, बहुत ज्यादा कैरेक्टर नहीं लिए थे। अब बहुत कम कैरेक्टर लेने में उनको लगा कि ये क्लोज है, ये दूर है, तो उनको दूर रख दी, सिंपल। तो अगर तुमने ऊपर से देखे तो फिर क्या करेंगे, तुम पहचान पाएंगे नहीं, चाहिए, है ना, इस तरीके। फॉर एग्जाम्पल भाई 4-5 लोग जा रहे हैं, अब 2 लोगों ने सेम कलर के कपड़े पहन लिए,
अब तुमने कपड़े देख लिया और तुम बोल दिए भाई भाई पॉसिबल है क्या? नहीं है इतने। तो बहुत सारे कैरेक्टर तुमको देखना पड़ेगा। चलो तुमका उनका सरनेम देख लिए, दोनों का सरनेम सेम है, तुमने बोल दिया कि दोनों भाई भाई है, ऐसा होगा नहीं। तुमको इसके अलावा भी कई सारे कैरेक्टर्स को देखना पड़ेगा, तब जाकर तुम प्रॉपर क्लासीफाई कर पाएंगे, समझ पाएंगे, समझे। और दूसरा इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। ये यहाँ पर क्या मसला हो गया, जैसे ही वो इक्वल वेटेज दे देंगे वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, तो उससे क्या होने वाला है, तुम्हारा जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं इन्वायरमेंट, है ना। जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं इन्वायरमेंट से, यानी इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा असर डालता है। और सेक्सुअल कैरेक्टर जल्दी चेंज नहीं होते, है ना, सिंपल। क्योंकि सेक्सुअल साइकिल जो है वो जिस पैटर्न में चलती है उसी पैटर्न में चलती रहती है, वो जल्दी चेंज नहीं होती। तो लीफ का कलर बदल गया, फॉर एग्जांपल कोई वायरल डिजीज हो गई, कोई बैक्टीरियल डिजीज हो गई, प्लांट का लीफ का कलर चेंज हो गया। अब तुमने कलर चेंज होने की वजह से उसको येलो कलर के प्लांट के साथ में रख दिए, ये तो बात गलत हो गई ना। तो इस तरीके से लोचा हुआ था दो आर्टिफिशियल के, ठीक है। चलो हाँ बिल्कुल असेक्सुअल फैक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, this is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. As against this, इसके उल्टा क्या है, natural classification system developed which were based on natural affinities among the organisms. अब इसके अलावा क्या हुआ बोलो फिर, इसके बाद में कौन सा सिस्टम आया, नेचुरल, है ना, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसमें क्या किया गया, उसमें नेचुरल एफिनिटीज देखी गई, है ना। ऐसा नहीं फालतू कोई भी चीज नहीं, नेचुरल रिलेशनशिप क्या है उनके बीच के अंदर, भाई कौन सी चीज उनको जोड़ के रखती है, कौन सी नेचुरल चीज है जो उनको जोड़ के रखती है ना, वो देखी गई नेचुरल एफिनिटीज, ठीक है। which were based on natural affinities among the organisms and consider, अब उसके अलावा कौन से कैरेक्टर कंसीडर किए गए बोलो, नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर्स, सिर्फ बाहर के ऊपर के नहीं देखे, अंदर भी चले गए थोड़ा ना, बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स भी देखे। जैसे ऊपर से देख लिए भाई प्लांट लीव्स, और फॉर एग्जांपल तुमने स्टेम देख लिए, तुमने लीफ देख लिए, तुमने रूट देख ली, यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। स्टेम के अंदर जाकर देखे कि भाई किस तरीके की ग्रोथ हो रही है स्टेम के अंदर, कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है ना, सेल प्रेजेंट है, इस तरीके से। अब इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी सेल स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी सेल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी, उसकी एनाटॉमी क्या है, यानी अंदर कौन से टिश्यू है, अंदर कौन से टिश्यू है। उसके बाद में एम्ब्रियोलॉजी, कि उसका एम्ब्रियो जब डेवलपमेंट करता है तो किस तरीके से करता है, ठीक है। उसके बाद देखो फाइटोकेमिस्ट्री क्या बोले थे बोले, हाँ प्लांट की केमिस्ट्री, यानी प्लांट के अंदर कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, ये सारी चीजें तुमने याद कर लिया ना इसको, हाँ ठीक है, चलो बढ़िया। Such classification for flowering plants were given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. तो किसने दिया था, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर। तो सिंपल क्वेश्चन ये पूछ सकता कि भाई जो तुम्हारा नेचुरल क्लासिफिकेशन हो किसने दिया था, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन आएगा इसके अंदर। बाकी तो क्वेश्चन क्योंकि देखो इतना यानी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैराग्राफ जो पूरा दिया ना, अब तुमने पहले भी क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, है ना, बायोलॉजिकल नाम ही उसका क्लासिफिकेशन है, फिर तुमने लिविंग वर्ल्ड भी पढ़ चुके, तो ये जो पूरा टॉपिक है थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट बनता है। तो तुमको भी इसको प्लांट किंगडम में जो दूसरी चीज है उनको ज्यादा फोकस करना है, लास्ट में इसको पढ़ना है। अभी रिसेंटली 3-4 साल से इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो हो सकता है आ जाए करके इस साल क्वेश्चन, लेकिन इसमें से भी तुमको मेन पॉइंट उठाना है, समझो, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो जी, ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया था, नेचुरल जो क्लासिफिकेशन है ना वो किसने दिया था, तो जॉर्ज बेंथम, जोसेफ डॉल्टन हुकर, सिंपल। चलो एट प्रेजेंट, अभी जो है अभी, है ना, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स आर एक्सेप्टेबल। तो ये पूछ सकता था कि अभी एट प्रेजेंट कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्सेप्टेबल है, यानी हम जो क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को वो कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं, क्या बोलेंगे, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के, हाँ बेस्ड ऑन, यानी उनका इवोल्यूशन कैसा होता है। अब तुमने देख ही लिया कि भाई इवोल्यूशन जिस तरीके से होते आया है अपन करते हैं ना, भाई खानदान कैसा बांटते हैं, ये इसके अब्बू, ये उसके अब्बू उनका, फिर उनके भाई उनके, इस तरीके से काटते हैं ना अपन, तो एकदम सही है। अगर तुमने लोगों के चेहरे देखकर या फिर रंग देखकर क्लासिफाई करना चालू कर दिए तो उल्टा हो जाएगा। तो सबसे सही टॉपिक तुमको मिल गया क्या, कि इवोल्यूशनरी देख लो, इवोल्यूशनरी उनका इवोल्यूशन किस तरीके से होता है, तो उससे तुम एकदम सही तरीके से प्लांट को क्लासिफाई कर सकते हो, है ना। कोई देखो मोनेरा है, तो अगर कोई प्रोटिस्टा है तो प्रोटिस्टा से इवॉल्व होकर आया होगा, है ना, और कोई प्लांट है तो प्लांट से इवॉल्व होकर आया होगा। या फिर देखो जैसे अपन ने पढ़े कि कोई भी प्रोकैरियोट यूकैरियोट बनता है क्या, नहीं बनता है। कोई यूकैरियोट प्रोकैरियोट से आ सकता, नहीं आ सकता, है ना। दो प्रोकैरियोट, देख यूकैरियोट एक प्रोकैरियोट मिलते कभी नहीं मिलते। प्रोकैरियोट का जो रिप्रोडक्शन होगा वो प्रोकैरियोट के साथ में होगा, यूकैरियोट का रिप्रोडक्शन यूकैरियोट के साथ में होगा। देखो हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बनता है, लेकिन कभी भी प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बनने का पुण्य कोई साइकिल ही नहीं पड़े,
अगर कोई ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है तो उसके जितने बच्चे रहेंगे वो सारे प्रोकैरियोट। अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट है तो उसके सारे बच्चे यूकैरियोट। हैप्लॉइड, देखो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड फेज आ सकते हैं। जिसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसके पास 2n क्रोमोसोम हो सकते हैं किसी टाइम के लिए। जिसके पास 2n क्रोमोसोम है उसके पास n हो सकते हैं। लेकिन अभी तक जितना अपने सिलेबस पढ़े उसके अंदर कहीं पर भी ऐसी साइकिल नहीं है कि प्रोकैरियोट यूकैरियोट बन रहा है और यूकैरियोट प्रोकैरियोट। सिंपल। तो ये पूरे सेपरेट सेपरेट है। प्रोकैरियोट एक अलग दुनिया, यूकैरियोट एक अलग दुनिया। चलो अब देखो, this assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor। अब क्यों, देखो क्यों, क्योंकि भाई सेम बात है ना कि भाई जो रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है उनके कॉमन एंसेस्टर होंगे, है ना। दो भाई है तो उनके पेरेंट्स सेम ही होने वाले हैं ना, तो इसका मतलब वो रिलेटेड है, सिंपल। तो दिस अज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। तो अभी तुम्हारे कंफ्यूजन ये क्लियर है कि जैसे प्लांट्स है तो प्लांट्स के पूरे प्लांट्स के एंसेस्टर सेम होने वाले हैं, समझ। एंसेस्टर ने पुरखे, बड़े पूर्वज, एंसेस्टर। चलो, common ancestor, we now use information for many other sources to help resolve difficulties in classification। अब देखो हम अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन भी लेते हैं ना। अब देखो ये तो अपने क्लासिफिकेशन के 3 तरीके हो गए। तो सबसे पहले आया आर्टिफिशियल, उसके बाद नेचुरल और एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक। क्लासिफिकेशन का काम खत्म हो गया। इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। अभी हम कुछ तरीके से करें क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब क्या है कि हमको अलग अलग जो प्लांट है उनके बारे में क्या होना, इन्फॉर्मेशन होना। तो इन्फॉर्मेशन के सोर्स किस तरीके से, यानी इन्फॉर्मेशन किस तरीके से हम जमा करते, उसका इस्तेमाल करते, तो वो देखें तो हमारी वो कौन सी प्लांट की कौन सी इन्फॉर्मेशन किस तरीके से हमको स्टोर करना है, ताकि हम उसके फायदा उठाकर प्रॉपर तरीके से क्लासीफाई करें, समझे ना। क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है कि स्टार्टिंग में दिखाया था मैंने, क्लासिफिकेशन का मकसद जब तुम कोई चीज क्लासीफाई करते तो उसकी स्टडी आसान हो जाती। रेंडमली पढ़ने से अच्छा है, जैसे अपना सिलेबस क्लासिफाइड है पूरी तरीके से ना, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री को अगर तुम उठाएंगे और कोई भी सबसे पहले तुमने, अब तुमको केमिस्ट्री का सी नहीं मालूम, यानी एलिमेंट का एक एलिमेंट तुमको मालूम नहीं और तुमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना चालू कर दिया, समझे। अब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना चालू कर, फॉर एग्जांपल तुमको पीरियोडिक टेबल याद ही नहीं है और तुमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना चालू कर दिया, फिर तुम इसमें चले गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले गए, तो ये कभी सॉल्व होने वाली है कि नहीं। हमने क्या करा, एक प्रॉपर तरीके से केमिस्ट्री को क्लासिफाई कर दिए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। तो अब तुम सेपरेटली, सबसे पहले तुमको मालूम है कि इनिशियल लेवल कहाँ से है, सबसे पहले तुमको पीरियोडिक टेबल करना है ताकि तुमको पूरा एक डायग्रामेटिक व्यू तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ने वाले। तो जब हमने क्लासिफाई कर दिया तो पढ़ना आसान हो गया, रेंडमली कुछ भी उठा के पढ़ो, नहीं हमने वाला है ना, समझ में आने वाली कोई चीज समझ में नहीं आने वाली। तो क्लासिफिकेशन से चीजें आसान होती है। अब क्लासिफाई का मकसद क्या है कि हम एक ऑर्गेनिज्म को पूरे ग्रुप में से एक को पढ़ ले, सबका पढ़ना हमारे लिए आसान है, समझे ना। जैसे पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप बने अपने ग्रुप, उसमें क्या है, एक ऊपर के एलिमेंट को पढ़ लो, एक एलिमेंट को पढ़ लो, सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी लगभग सेम। तो ये मकसद है क्लासिफिकेशन। अगर पीरियोडिक टेबल में जितने जो एलिमेंट है 118 ऐसे रेंडमली दिए हुए रहते तो हर एलिमेंट के बीच में 2-3 बुक बन जाती, वो जो आज भी मौजूद है, लेकिन अपने को 2-3 बुक पढ़ना पता नहीं और कभी हम पीरियोडिक टेबल को याद करके समझ करके अप्लाई कर ही नहीं पाते। तो क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, चीजें आसान होने के लिए, ठीक है। तो हमने 3 देखे, सबसे पहले वेजिटेटिव यानी आर्टिफिशियल देख लिए, बस नॉर्मल देखकर क्लासिफाई करना है। उसके बाद नेचुरल देखे, तो सारी चीजें देखो, नेचुरल एफिनिटीज ये वो सब। उसके बाद में एट प्रेजेंट जो एप्लीकेबल है वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब क्या बोला, हाँ इसके बेस पर कर रहे हैं। अब देखो अब क्या हो गया कि इसके अंदर जो कंफ्यूजन जाती है कि भाई फॉर एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा, अभी 2 ऑर्गेनिज्म मिले तुम्हारे को, अब तुमने इसको रख दिया इसके अंदर, लेकिन तुमको समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसके कोई कैरेक्टर तो मैच नहीं कर रहे, है ना, दोनों में से कोई कैरेक्टर मैच नहीं कर रहे, समझना दोनों को पढ़ना मुश्किल है ना। फॉर एग्जांपल 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, उनको तुमने सेम में रख दिए, तो फिर तुमको दूसरे चीजें से इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता है, उनकी केमिस्ट्री चेक कर लिए, उनका सेल देख लिए, क्रोमोसोम नंबर देख लिए, इस तरीके से देखकर तुम डिफिकल्टीज को रिजॉल्व कर आसान कर, ठीक है। तो अब देखो कौन सी चीजें जो तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है ना। देखो, नाउ वी यूज इंफॉर्मेशन फॉर मेनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। तो जो भी परेशानी आती है हमारे को क्लासिफिकेशन में, उसको रिजॉल्व करने के लिए हम कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं वो पढ़ने वाले, ठीक है। चल देखो, These becomes more important when there is no supporting fossil evidence। यानी जब ये कब जरूरी हो जाती है ये सारी चीजें, जब हमारे पास में कोई एविडेंस ही नहीं है, यानी उनके पुरखों का कोई एविडेंस बचा ही नहीं हमारे पास। फॉसिल, बिल्कुल, यानी उनका कोई बकिया है ही नहीं, यानी उस तरीके से किस तरीके से इवॉल्व होकर आया है, क्या है,
हमको कुछ मालूम ही नहीं है, तो फिर हम दूसरे तरीके देखेंगे, जैसे उनका सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, अंदर जाकर केमिस्ट्री चेक करेंगे, उनकी क्रोमोसोम नंबर वगैरह ये सारी चीजें चेक करेंगे, इसकी मदद से हम क्लासीफाई कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं, सिंपल है, न्यूमेरिकली नंबर नंबर, तो हर कैरेक्टर को एक कोड असाइन कर देंगे कि भाई इसका 001 002 003 इस तरीके से कोड असाइन कर देंगे, और जितने कैरेक्टर मिल सकते हैं सारे कैरेक्टर अपन कंट्रोल कर लेंगे इसके लिए, और कोई ये नहीं रखेंगे, बस ये नहीं, कैरेक्टर को तुमको एक डाटा के फॉर्म में स्टोर करके रखना है। अब तुम थोड़ी याद कर रहे हो उसको, नहीं बुक में लिखना है, कंप्यूटर तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो कंप्यूटर का यूज करके हर कैरेक्टर को एक कोड असाइन करके उसको स्टोर करके रख लो। कंप्यूटर क्या करता है, उसको एनालाइज करता है, तो सेम कैरेक्टर है, तुमने 3-4 प्लांट्स का उसमें डाटा डाल दिए, अब कंप्यूटर क्या करेगा, बहुत सारे तुमने 3-4 नहीं, चलो मान लो 200-300 प्लांट का तुमने डाटा डाल दिया, अब तुमने कंप्यूटर को बोले कि चलो उसको क्लासीफाई करो, तो आसानी से एनालाइज करेगा, भाई सेम टाइप के लीफ किस में है, सेम टाइप की रूट्स किस में है ना, सेम टाइप का हैबिटेट किसका है, तो इस तरीके से क्लासीफाई करके तुमको सिंपल ग्रुप बना के दे देंगे। समझे, बिल्कुल तुम्हारा पढ़ना आसान हो गया, समझे ना, तो एनालिसिस कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड which is now easily carried out using computer is based on all observable characters। जितने कैरेक्टर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, चाहे वो सेल के अंदर का हो, बाहर का हो, ऊपर का, नीचे का, कहीं का भी, तो सारे कैरेक्टर हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, नंबर एंड कोड्स आर असाइन्ड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डाटा आर द देन प्रोसीड, है ना, उसके बाद में नंबर कोड असाइन करेंगे, उसके बाद में कंप्यूटर में सेव करेंगे, फिर डाटा को प्रोसीड करेंगे, इसका मतलब एनालाइज करेंगे उसको, तो भी कौन से सेम ग्रुप बन सकते हैं, सिंपल। चलो, इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हर कैरेक्टर को, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो सेक्सुअल कैरेक्टर है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ नहीं है, सारे कैरेक्टर को बस तुमने नाम असाइन कर दिया, कोड असाइन कर दिया, कंप्यूटर में भर के रख दिया। अब वो कंप्यूटर का काम है कि किस तरीके से वो कैरेक्टर्स को क्या करता है, वो प्रॉपर चेक करके एनालाइज करके तुमको ग्रुप बना कर देता है। सिंपल, समझ में आ रहा टैक्सोनॉमी का मतलब। तो इस तरीके से हम क्लासिफाई करें। तो इसमें क्या है, इसमें अब देखो कंप्यूटर को तो ये मालूम नहीं है ना कि भाई सेक्सुअल कैरेक्टर है या फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर है या फिर कोई दूसरा कैरेक्टर है, उसके लिए तो सारे कैरेक्टर सेम है, एक इन्फॉर्मेशन की जैसे सारे कैरेक्टर को उसने एज ए इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लिया, उसको एनालाइज करेंगे, उस पर तुमको निकाल के दे देंगे, सिंपल। ठीक है, चलो हाँ, cytotaxonomy that is based on cytological information like chromosome number, chromosome structure, behavior and chemotaxonomy that uses the chemicals constituents of the plant to resolve confusions are also used by taxonomists these days। तो ये 3 taxonomy यूज करे, देखो जितने अपने आर्टिफिशियल सिस्टम पढ़ लिए ना, सॉरी जितने सिस्टम पढ़ लिए, वो तो तरीके हैं कि भाई कौन से सिस्टम के जरिए क्लासिफाई करने की कोशिश की गई। अब जब हम क्लासिफाई करते थे, जो दिक्कतें आती है उसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। एक तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के जरिए हम सॉल्व कर सकते हैं, कंप्यूटर में डाल दिए, प्रोसीड करके कंप्यूटर ने दे दिया, तुम्हारा काम खत्म। तुमको समझ में नहीं आ रहा यार, 2 प्लांट मिल गए, तुमको समझ में नहीं आ रहा कि इनको क्या करे, कौन से ग्रुप में रखे, या फिर तुमको बहुत सारे प्लांट में अलग अलग तिरंगी बिरंगी तरीके के प्लांट मिल गए तुमको, लेकिन तुम समझ ही नहीं पा रहे कि ये 2-3 प्लांट, इतने सारे प्लांट को तुम किस तरीके से बांटे, तुमको तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा। तुम तो कंप्यूटर में डाल दो, सारे कैरेक्टर्स इंक्लूड कर दो, कंप्यूटर तुम्हारे को ग्रुप बना के दे देंगे, सिंपल। एक ही हो गया। दूसरी चीज क्या होगी, उनके क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करो, तो क्रोमोसोम के ऊपर स्टडी करके भी तुम आसानी से देख सकते हो कि कौन से सेम ग्रुप है, फिर उसको उस तरीके से रख दो। फिर तीसरी चीज कि उनके केमिकल्स के बारे में स्टडी करो कि कौन से केमिकल है, उस केमिकल्स के अकॉर्डिंग उनके अंदर जो सेम केमिकल मिलते हैं जो प्लांट में, उनको सेम में रख दो। कीमोटैक्सोनॉमी, तो देखो कौन से देखे, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, उसके बाद में साइटोटैक्सोनॉमी में क्या पढ़ना है, सेल को नहीं, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम का नंबर, बिहेवियर, स्ट्रक्चर पढ़ने वाले, है ना। देखो साइटोटैक्सोनॉमी दैट बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अब साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में सबसे मेन क्या है, क्रोमोसोम नंबर, है ना, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, किस तरीके से क्रोमोसोम डुप्लीकेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, सारी चीजें आ गई, ठीक है। और कीमोटैक्सोनॉमी, तो देखो अपन ने क्या बोले, 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, 3 तरीके से पहले बांटने की कोशिश की गई थी, उनके अंदर जो भी कंफ्यूजन आता उसको सॉल्व करने के 3 तरीके, तीन टैक्सोनॉमी की मदद लेकर। देखो क्लासिफिकेशन सिस्टम एक अलग चीज होगी, टैक्सोनॉमी एक अलग चीज होगी, समझ में आ रहा है तुम्हारी बात। क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी कौन से तरीके से तुम क्लासिफाई कर रहे हो वो चीज, टैक्सोनॉमी यानी तुम जो ग्रुप बना लिए, है ना, ग्रुप बना लिए, बस इस तरीके से। थोड़ा कंफ्यूजिंग है समझिए, एनसीईआरटी इतना साफ साफ नहीं बोलती है, लेकिन अपने को एक समझना पड़ेगा, है ना, समझ में आ रहा है। यानी पहले कौन से तरीके से, देखो क्लासिफिकेशन बोले तो पहले तुम कौन सी तरीके से क्लासिफाई कर रहे हो, ठीक है।
पहले सबसे पहले बोले सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बनिस्बत जो वेजिटेटिव कैरेक्टर थे और एंडोशियम स्ट्रक्चर उठाकर तुम क्लासिफाई कर रहे थे, तो पुराना तरीका था बहुत। फिर क्या हुआ, थोड़ा एडवांस तरीका आया जिसके अंदर क्या देखने लगे अपन, सारे कैरेक्टर आ गए उसके अंदर, फिर उसको बोल दिया अपने नेचुरल। अब जो है फाइलोजेनेटिक, सिंपल। अब इसमें कंफ्यूजन जो आती है उसको सॉल्व करते हैं हम टेक्सोनॉमी, है ना। टेक्सोनॉमी अलग अलग तरीके से अगर हमको कंफ्यूजन आ रही है तो हम डाल देंगे ये तीन चीजें चेक कर लेंगे, यानी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कर लेंगे, साइटो टेक्सोनॉमी कर लेंगे, साथ ही साथ कीमो टेक्सोनॉमी कर लेंगे। उससे जो रिजल्ट मिलकर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम अब रखते चले जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो आया समझ में तुम्हारे को। तो तुमको इतना भी डीप नहीं पूछने वाला है कैसा क्या करें क्या करें, तुमको क्या पूछेगा, सिंपल सिंपल, है ना, कि भाई बताओ साइटोटेक्सोनॉमी में क्या है। तुमको बोलेगा भाई नहीं सेल की केमिस्ट्री है, नहीं सेल की केमिस्ट्री नहीं है उसके साइटोकेमिस्ट्री, है ना। साइटोटेक्सोनॉमी क्या चीज है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, बिहेवियर, नंबर, हाँ साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, यानी जनरली क्रोमोसोम की इंफॉर्मेशन। माइटोकॉन्ड्रिया की, क्लोरोप्लास्ट की है क्या नहीं है, क्रोमोसोम की है। कीमोटेक्सोनॉमी तो नाम में ही है, न्यूमेरिकल तो नाम में है, उसके पूरा दिमाग में आता। सिर्फ साइटोटेक्सोनॉमी का याद रखो, वो क्रोमोसोम से रिलेटेड है, ना कि सेल के दूसरे फीचर से रिलेटेड नहीं है, सेल वॉल से रिलेटेड नहीं है, सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड नहीं है, क्रोमोसोम से रिलेटेड। साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर में साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में सबसे मेन चीज जो है वो क्या है, क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर, उसके वो कैरेक्टर को कंसिडर कर, समझे बात। चलो हाँ अब देखो अपन ने क्या करे थे, एल्गी के बारे में मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन अपने ले लिए थे ना, सारी चीजें देख लिए थे, हैबिटेट देखे थे उसका, सेल का स्ट्रक्चर, सेल डिटेल के अंदर अपन ने क्या क्या देखे थे बोलो, सेल वॉल, है ना, पिगमेंट्स देखे थे, फ्लैजिला देखे थे, और हाँ स्टोरेज बॉडीज, ठीक है, हैबिटेट भी देख लिए थे, रिप्रोडक्शन भी देख लिए थे। तो ये जनरल चीजें अपन पढ़ लेते पहले सेल्स, ठीक है। चलो देखो कि एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर, थैलॉइड यानी थैलस, यानी एक ऐसा पराठे के जैसा बोल सकते हो, पराठे के जैसा, पत्ते के जैसा, सिंपल। तो ऐसा चपटा स्ट्रक्चर है, थायराइड बोले तो चपटा स्ट्रक्चर, ठीक है। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, यानी जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, यानी वो खुद का खाना खुद बनाती है। क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल, एकदम आसान, थैलॉइड, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक, ठीक है। वो फ्रेश वाटर भी हो सकती है, बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो एक पिक्चर दिमाग में बैठ रहा है, एल्गी एकदम सिंपल रहेंगे, उनमें रूट्स वगैरह इस तरीके से बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं रहेंगी, पत्ता भी नहीं रहेंगे उनके अंदर, ठीक है, पत्ता नहीं, स्टेम नहीं, कुछ नहीं, हाँ क्लोरोफिल रहेगा, खुद का खाना खुद बनाएंगे, सिंपल रहेंगे। थैलॉइड एक पराठे जैसा, एक पत्ते जैसा हो सकता है, बड़ा सा, ठीक है। और ऑटोट्रॉफिक रहती है, खुद का खाना खुद बनाती है, जनरली पानी में पाई जाएगी, ठीक है। दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स आल्सो, ये पानी के अलावा भी बहुत जगह पाई जा सकती है, जैसे मॉइस्ट सॉइल के अंदर, है ना, मॉइस्ट स्टोन्स के ऊपर और सॉइल्स के ऊपर, वुड्स के ऊपर, यूज सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंगाई, जैसे लाइकेंस, लाइकेंस के साथ में मिलती है, फंगस के साथ में, एंड एनिमल्स दैट इज ऑन स्लॉथ बियर, ठीक है, स्लॉथ बियर के ऊपर भी पाई जाती है तुम्हारी कौन, एल्गी, समझे बात। चलो तो ये हैबिटेट के बारे में बात हो गई, एल्गी जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं ना, एक्वेटिक मेन लिए, उसके अलावा क्या क्या बनती है, स्लॉथ बियर के ऊपर, लाइकेंस के साथ में, सॉइल के ऊपर रह सकती है, मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट स्टोन, मॉइस्ट वुड, इन सब की चीजें, यानी पानी थोड़ा बहुत भी तो होना उसको, समझ में आई ना बात। अब देखो वुड बोले तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई सूखे वुड पर रहेगी, मॉइस्ट वुड पे बोला, पहले बोला ना मॉइस्ट स्टोन, सॉइल एंड वुड्स बोला ना, तो इसका मतलब तीनों चीजें उसमें आ गई, मॉइस्ट स्टोन, मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट वुड। तुमको ऐसा जमीन पर एल्गी नहीं दिखेंगी, तुम जा रहे रास्ते से और तुम बोलेंगे रोड पर एल्गी, नहीं, ऐसा नहीं, मॉइस्ट सॉइल होना चाहिए, नरम गीली मिट्टी, जैसे ना मटके के पास में तुमने देखी होगी, वहां पर तुमको एल्गी मिल जाती है, हाँ नरम, नम नहीं, नरम नहीं, नम, नम यानी गीली मिट्टी, ठीक है ना, गीली मिट्टी, स्टोन वगैरह, ठीक है। चलो द फॉर्म्स एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, अच्छा उसके डिफरेंट टाइप्स है और फॉर्म्स है वो बहुत वेरिएबल है ना, उसकी साइज और उसके फॉर्म्स इज हाईली वेरिएबल, रेंजिंग फ्रॉम कोलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलबॉक्स। अब देखो वॉलबॉक्स का स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, पहले फॉर्म्स बता रहा, उसके बाद साइज बताएंगे। फॉर्म्स यानी कितने अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर में पाई जा सकती है। अपन ने क्या बोले अभी, जनरली थैलॉइड बोले, क्या बोले, थैलॉइड, तो थैलॉइड एक जनरल स्ट्रक्चर है उसका, आमतौर पर थैलॉइड। इसके अलावा फिलामेंटस हो सकती है, कोलोनियल हो सकती है ना, यूनिसेल्युलर भी हो सकती है, ठीक है। तो देखो फॉर्म्स क्या बोला, फॉर्म्स की 2 टाइप बता रहा है, रेंजिंग फ्रॉम कोलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलबॉक्स एंड फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइडा, ठीक है। A few of the marine forms such as kelps form massive plant bodies, बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज भी बनाई, 100 मीटर्स तक के जा सकती है प्लांट के अंदर, उसके अंदर समंदर के अंदर, ठीक है ना। चलो the algae reproduction by vegetative asexual and sexual methods,
तो तीनों तरीके से, वेजिटेटिव भी, असेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, ठीक है। चलो, द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। अब देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन नहीं है। मैंने क्या बोला था कि जनरली रिप्रोडक्शन दो ही तरीके का, सेक्सुअल, असेक्सुअल। सेक्सुअल, अब अपन तीन तरीके क्यों बनाते हैं उसको, क्योंकि असेक्सुअल में जब हम स्पोर फॉर्मेशन को इंक्लूड करते, असेक्सुअल स्पोर को जब हम तीन तरीके बना देते, वरना दो ही तरीके काफी है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। असेक्सुअल में सारे आ गए, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग वडिंग सब आ गया उसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम असेक्सुअल में स्पोर फॉर्मेशन को रखते हैं तो फिर वेजिटेटिव करके एक अलग बना देते हैं, समझे बात। चलो, the algae reproduce by vegetative, asexual and sexual methods. Vegetative reproduction is by fragmentation. Each fragment develops into a thallus. यानी टुकड़ा होगा और वो हर टुकड़ा एक नए थैलस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल। Asexual reproduction is by production of different types of spores. जनरली कौन से? The most common bearing zoospore. सबसे कॉमन जो है वो कौन है? zoospore। क्यों सबसे कॉमन क्यों है zoospore? क्योंकि पानी में रहते हैं, हाँ पानी में रहते हैं, मोटाइल है तो आसानी से इधर उधर जा सकते हैं, सिंपल। They are flagellated, motile, and on germination gives rise to new plant. और जैसे वो जर्मिनेट करेंगे, जैसे क्या होगा, स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, यानी बीज जैसा बोएंगे तुम तो प्लांट निकलता, उसी तरीके से स्पोर जैसा बोएगा तो वो क्या करेगा, न्यू एल्गी प्रोड्यूस करेगा, सिंपल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम आते से ही दो चीजें आती है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स और मियोसिस, है ना। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा तो उसको सेक्सुअल बोल देंगे अपन। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दीज गैमेट्स कैन बी, अब देखो दीज गैमेट कैन बी क्या हो सकते, बोलो, मोटाइल भी हो सकते, सॉरी देखो, दीज गैमेट्स कैन बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। आइसोगैमस में दो है, हाँ, अगर सिमिलर रहा, सॉरी आइसोगैमस का तो मतलब ही सिमिलर होता ना, तो उसमें दो है, एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल। मोटाइल किसमें रहती कंडीशन, यूलोथेरिक्स, नॉन मोटाइल स्पाइरोगैरा। तो तुमको ये लिखना है उसके अंदर सेपरेट, है ना, वहां पर तुमने सेम लिख दिए, सेम एग्जांपल नहीं, आइसोगैमस के अंदर उसकी दो एग्जांपल है। देखो आइसोगैमस के अंदर तुमको ऐसा क्लासिफाई करके लिखना है, मोटाइल, मोटाइल और नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, ठीक है। इसकी एग्जांपल यूलोथेरिक्स और इसकी एग्जांपल स्पाइरोगैरा, ठीक है। इस तरीके इसको डिफरेंट करके लिख दो अलग अलग, ताकि याद रहे, ठीक है। चलो एनसीईआरटी पे दी थी आपने को, बिल्कुल। ये फॉर एग्जांपल देखो, ये अगर मोटाइल है तो इसके पास में अगर फ्लैजिला है तो इसके पास में भी फ्लैजिला, मेल फीमेल दोनों गैमेट्स के पास में फ्लैजिला होगा। ये अगर नॉन मोटाइल है पूरे पूरे तो मेल भी और फीमेल भी दोनों भी नॉन मोटाइल होंगे, सिंपल। ये सारी चीजें सिमिलर होंगी, ठीक है ना, इसलिए इसको आइसोगैमस बोलेंगे, ठीक है। The gametes can be flagellated and similar in size as in Eulothrix or non-flagellated, non-motile, but similar in size as in Spirogyra. Such reproduction is called isogamous. Fusion of two gametes dissimilar in size. अब क्या बोल रहे हैं, साइज में डिसिमिलर है, बोलता साइज अलग अलग है, शेप साइज अलग अलग थोड़ी सी, तो क्या बोल देंगे अपन, as in species of Eudorina is termed as anisogamous। क्या बोलते हैं उसको अपन, anisogamous, सिंपल। और अगर फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड एज oogamous। वो किसकी एग्जांपल है, उसकी एग्जांपल क्या है, फ्यूकस और वॉल्वॉक्स, फ्यूकस और वॉल्वॉक्स। oogamous की एग्जांपल क्या क्या है, फ्यूकस और वॉल्वॉक्स, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, समझ में चीजें। चलो अब देखो ये डायग्राम दी हुई है दो तीन, है ना। सबसे पहले किसकी, वॉल्वॉक्स की, उसके बाद में स्पाइरोगैरा, फिर ये नीचे ब्राउन एल्गी है, उसके नीचे रेड, सॉरी इसको नहीं, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा के अंदर क्रॉस आएगा, है ना, क्रॉस, ये यूलोथ्रिक्स की एग्जांपल है, उसके नीचे ब्राउन एल्गी, बिल्कुल। तुम्हारे दिमाग में डायग्राम रहने को ना, हाँ, क्योंकि इससे याद हो जाएगा तुमको। देखो इससे अगर तुमने देख लिए, तुमको अगर पहली डायग्राम याद है कि ये वॉल्वॉक्स की है, तुमको याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि वो कॉलोनियल फॉर्म रहती करेगी। कॉलोनी दिख रही है ना उसके अंदर, देखो छोटे 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 मिलकर तो खत्म, तुमको रटने की जरूरत ही नहीं कि वो कॉलोनियल फॉर्म की एग्जांपल है करके। अगर तुमको ये याद रह गया कि भाई सेकंड डायग्राम यूलोथ्रिक्स की है, तो तुमको ये याद रखने की जरूरत ही नहीं कि वो फिलामेंटस फॉर्म है, समझ पा रहे हैं बात। चलो अब देखो ये क्या किए, उसके बाद में जो ब्राउन एल्गी है, सबसे पहले वाली लैमिनेरिया, इसको खाते अपन, है ना, लैमिनेरिया को खाते अपन। चलो तो अपन ऐसे याद रख लेंगे, पराठे के जैसे रहती है, लैमिनेरिया बोले थे ना, जो अपन ने पढ़े थे ना कि 70 जो मरीन एल्गी की वो है स्पीशीज, उनमें से तीन दी हुई अपने को, लैमिनेरिया, सरगसम, पोरफायरा, तो उसमें की एक है वो, ठीक है। तो ये लैमिनेरिया है, उसके बाद की फ्यूकस, उसके बाद की डिक्टायोटा। तो फ्यूकस में क्या है, बहुत सारे छेद है, ठीक है, और डिक्टायोटा में बहुत सारी ब्रांचेस है। अब देखो उसके बाद में पोरफायरा नीचे दिया हुआ है,
ये एकदम पराठा ही दिख रहा पूरा है ना, पोरफायरा पराठा बोलो, वो पत्ते के जैसा बोल दो, सिंपल। पोरफायरा पराठा हो गया अपना। और ये पॉलीसाइफोनिया, मिनी ब्रांचेस है इसलिए उसको पॉलीसाइफोनिया बोल दिया, डिक्टायोडा। यानी तुमको दिमाग में डायग्राम को फिट कर देना है, सिंपल। सबसे पहले लैमिनेरिया, फिर फ्यूकस, फिर डिक्टायोडा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, देखो अब देखो, algae आर यूजफुल, अब इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देख रहे हैं अपन algae का, है ना। देखो, algae आर यूजफुल टू मैन इन अ वेराइटी ऑफ वेज। हमारी जो algae है ना, वो इंसानों के लिए बहुत अलग अलग तरीके से यूजफुल है बोलते हैं। कौन से देखो, एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाय algae। अरे बाप, अर्थ के अंदर, पूरी दुनिया में, है ना, पूरी दुनिया का जो आधा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है वो algae कर लेते हैं। वाटर के अंदर बोल रही थी, क्या है वो, एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय algae थ्रू फोटोसिंथेसिस। पूरी जमीन पर का, ये सबसे पहला पॉइंट है, वो ये लिखेंगे, ये तो याद रहने वाले, भूलने वाले भी नहीं तुम, है ना। 50% सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, हाफ ऑफ द, क्या बोले, 50% बोले, 50% CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ, कहीं पर, अर्थ पर, पूरी जमीन पर, पूरी दुनिया में। हाँ, कौन करता है, बाय algae। ठीक है, पानी के अंदर नहीं बोले, पूरी जमीन, पूरी दुनिया का 50% CO2 कौन फिक्स करता है, algae, वो इस्तेमाल करती है उसको। तो कितना काम का देने वाला है ना। एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरीड आउट बाय algae थ्रू ऑक्सीजन, थ्रू photosynthesis. Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करती है, इसीलिए जहां पर वो रहती है वहां पर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देती है। क्यों, क्योंकि इमीडिएट इन्वायरमेंट यानी जहां रहती हो, देखो आपने जबकि जब नहीं लेना है, इसका मतलब इमीडिएट इन्वायरमेंट यानी वो जहां रहती है वहां पर, समझे बात। हाँ, जहां पर एट टाइम, या फिर जिस वक्त वो जहां पर मौजूद है वहां पर ऑक्सीजन का लेवल वो बढ़ा दे, समझे। लाइन का मतलब कभी कभी एज इट इज नहीं लेना पड़ा, थोड़ा बदल के लेना पड़ेगा, है ना। कि देयर आर, क्या बोला उसने, देखो, बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, यानी वो जिस जगह रहेंगी, जब रहेंगी, जहां रहेंगी, वहां पर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देंगे, ताकि फिर देखो, अगर फॉर एग्जांपल पानी में अगर उसने ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दी, तो मछलियां तुमने देखी होंगी धूप के वक्त में वो बाहर आती रहती है, पानी से बाहर आ जाती है ना, वो कूदा मारती है यहाँ से पानी से बाहर निकल के, है ना। लेकिन सर्दी के वक्त में कभी मछली को बाहर आके देखेगा तुमने, नहीं देखी। सर्दी जब बर्फ जम जाती है पानी के ऊपर, तब भी तो उसके अंदर मछली रहती है ना, लेकिन बाहर आती है, नहीं आती, दिखती ही नहीं, बर्फ के अंदर निकल। और तुम देखेंगे बर्फ में मछली मरती भी नहीं जल्दी हो, हालांकि पूरी पानी बर्फ बन जाता है ऊपर ऊपर का, लेकिन फिर भी मछली नहीं मरती। क्यों, क्योंकि वो सर्दी की वजह से जो ऑक्सीजन है ना, वो ज्यादा डिसॉल्व हो जाती है अंदर। अब ये कौन सा समझाएंगे नहीं तुमको, लेकिन इतना समझो कि ऑक्सीजन उनके लिए भी यूजफुल है, ऑक्सीजन उनके लिए भी यूजफुल है। जैसे तुमने देखेंगे कोल्ड ड्रिंक वाला क्या करता है, वो जो कोल्ड ड्रिंक को हमेशा फ्रिज में रखता है, कहाँ में रखता है, फ्रिज में। बाहर क्यों नहीं रखते वो लोग, जैसे वो नहीं खराब कैसे होंगी, क्योंकि एक्चुअल में उसमें गैस डिजॉल्व हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडे वाला क्या करता है, वो प्रेशर से गैस भरता है तुम्हारे पानी के अंदर, वो कुछ नहीं रहता, एक शरबत और उसके अंदर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर, समझे ना बात। तो सर्दी के वक्त में क्या होता है, ये डिजॉल्व, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड घोल घोल के पिलाते हमारे घर में बड़े शौक से, हाजमा होता बोलते हैं उसके, पाचन तंत्र, हाँ, पाचन तंत्र मैकेनिज्म अपना बढ़िया रहता बोलते, हम डाइजेस्ट करने के लिए पीते कोल्ड ड्रिंक को, लेकिन उसके बहुत ही अलग इफेक्ट है। ठीक है, चलो देखो, तो यानी सर्दी के वक्त में ये कोई भी गैस जो है ना, वो सर्दी जितना कम टेम्परेचर रखेंगे उतना ज्यादा पानी में डिसॉल्व हो जाती है। अब ऑक्सीजन धूप के वक्त में पूरी उड़ के बाहर हो जाती है, और ठंडी के वक्त में वही ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व हो जाती है, तो बाहर निकलने की जरूरत है। तो अपन सोचते कि यार बर्फ जम गई, मछलियां पूरे मर गई होंगी, लेकिन वो कभी नहीं मरते, वो तो सबसे अच्छा इन्वायरमेंट वही रहता उनके लिए। जब बर्फ जम जाती पूरी, वो पूरा ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व हो जाता, उनको बाहर आने की टेंशन नहीं रहती। लेकिन जब धूप रहती तो उन्हें पानी पिघला हुआ है, मस्त मछली को चलो आराम है, तैर सकती है, कर सकती, लेकिन उनके लिए टेंशन रहता। क्यों, क्योंकि जितना पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन रहता वो पूरा उड़कर ऊपर आ जाता, समझे बात। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पर अगर एल्गी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर अगर एल्गी प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल कोई अपना ये लैमिनेरिया प्रेजेंट है ना, ये लैमिनेरिया इस तरीके से प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस करेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ऑक्सीजन रिलीज करेगा तो ये पानी के अंदर खुद ब खुद डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ जाएंगे,
समझे ना बात। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी था, ये जो ऑर्गेनिज्म है, मछली हो गई तो फिर कोई मगरमच्छ वगैरह जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे, उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेगा और उसे ऑक्सीजन बना लेगा, समझे। तो इस तरीके से वो पानी के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट इमीडिएटली बढ़ा देंगे, या फिर बोलेंगे इमीडिएट नहीं, जहां पर अलगी रहेंगी वहां पर वो ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा देंगे, ठीक है। ये दूसरा फायदा हो गया उसका। तो ठीक है, अब देखो, दे आर ऑफ पैरा अमाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड चेन ऑफ ऑल एक्वेटिक एम्फीबियंस। यानी इन्हीं के भरोसे एक्वेटिक एनिमल्स है ना, इन्हीं के भरोसे जो है पूरी की पूरी जो एक्वेटिक लाइफ है ना, अपन जो मछली खाते हैं या फिर जो भी जो जानवर जो पानी के अंदर जो मछली वो खाते, अगर उसके अंदर अलगी निकाल दी जाए पानी से, अगर अलगी निकाल दी जाए तो मछली फोटोसिंथेटिक रहती है अपनी, रहती है। तुम बोलो फिश, फिश तो एनिमल है ना, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फिर अगर ये चले गए तो फिर सबके सब खत्म। तो इनके ऊपर अल्लाह ने पूरे के पूरे एक्वेटिक सिस्टम को डिपेंड करा। जैसे अभी जो टेरेस्ट्रियल है वो सारा दरख्तों के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन पानी के अंदर तो बड़े बड़े दरख्त, आम का दरख्त देखिए पानी के अंदर लग रहा है, कभी नीम का ऐसा नहीं देखे ना, बड़े बड़े दरख्त, वहाँ छोटी छोटी अलगी ही पूरे पूरे एक्वेटिक इकोसिस्टम को चलाती है। हाँ, सब आ गए उसके अंदर, पूरी अलगी आ गई, सारी अलगी अपन ने इंक्लूड कर लिया उसके अंदर। तो जितनी अलगी, इन्हीं छोटी छोटी अलगी को खाकर वो छोटी छोटी फिश, वो छोटी फिश को खाकर बड़ी फिश, इस तरीके से चलता है। तो पूरा एक्वेटिक इकोसिस्टम इतना बड़ा क्या बड़ा, 70% लैंड क्या है, समंदर है, तो वो सारा क्या के ऊपर चल रहा है, एक अलगी के ऊपर, समझे। यानी इसका पैरा अमाउंट इंपॉर्टेंट समझा रहे अपने को कि कितनी महत्वपूर्ण है अलगी अपने लिए, ठीक है। These are of paramount the basis of food cycle of all aquatic animals. Many species of Porphyra, Laminaria and Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food. तो जो 70, देखो 70 स्पीशीज है, बोलते 70 स्पीशीज है मरीन अलगे की, स्पीशीज ऑफ मरीन अलगी यूज्ड एज फूड है ना, जो खाने के तौर पे खाई जाती है। 70 स्पीशीज ऑफ मरीन अलगे यूज्ड एज फूड, उनमें से 3 है अमंग देम, या फिर उनमें से 3 कौन सी देखो, पॉरफायरा है, लैमिनेरिया और सरगेसम, ठीक है। तो ये 3 इन 70 में से, ऐसा बोलने के लाइन का मतलब है, क्या बोलने का मतलब है, 70 स्पीशीज है मरीन अलगी की जो खाई जाती है, उसमें से ये 3 के एग्जांपल अपने को दे दिया, पूरे 70 के 70 दे देगा तो अपना चैप्टर ही खत्म हो जाएगा यहाँ पर 70 में, है ना। तो उसमें 3 दिखाया कि बस यहाँ पर क्या समझाना चाहता अपने को, इंपॉर्टेंस कि ये हमारे लिए और दुनिया के लिए और दूसरे जानवरों के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ना। जैसा हमारी टेरेस्ट्रियल लाइफ अपने लिए क्या, आम के झाड़, नीम के झाड़, और फॉर एग्जांपल जो खाने पीने के झाड़ है हमारे, फल के, फ्रूट के, सब्जी के, ये इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से एक्वेटिक लाइफ के लिए ये वो काम करते हैं जो अपने लिए जमीन के ऊपर जो झाड़ काम करते हैं ना, दरख्त, तो वो सारा काम ये संभालते पानी के अंदर। अगर ये बराबर है तो फिशेस बराबर है, तो जो लोग, जो बहुत सारा पॉपुलेशन है ह्यूमंस का, वो क्या के ऊपर डिपेंड करता है, फिशेस के ऊपर। तो समंदर के पास में रहने वाला अगर तो साल भर फिश ही खाते, उनका खाना ही वो, तो उनका भी अगर ये अच्छे रहेंगे तो फिशेस अच्छे रहेंगे तो उनका खाना पानी चलता रहेगा, समझे। चलो, हाँ, certain marine brown and red algae produce large amount of the hydrocolloids, water holding substances, that is algine, brown algae अपन तो पहले उसी दिन पढ़ लिया ना, अल्जीन, ब्राउन अलगे, काराजीन, रेड अलगी। तो अल्जीन और काराजीन क्या है, हाइड्रोकोलाइड्स। बोलो अल्जीन एंड काराजीन क्या है, बोलो काराजीन। हाइड्रोकोलाइड्स यानी वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, यानी पानी को पकड़ कर रखने वाले, क्या करने वाले, पानी को पकड़ कर रखने वाले, बस। और ये किसमें रहती, अल्जीन, दो काराजीन ब्राउन अलगी और अल्जीन रेड अलगी, लाल कार में बैठ के, बस ये लाल कार में बैठकर जिन आए, सिंपल। और ये क्या है, हाइड्रोकोलाइड से, यानी पानी को पकड़ के रखने वाले सब्सटेंस है दोनों, बस खत्म। अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। अब दूसरी चीज क्या रखना है, देखो ये हाइड्रोकोलाइड का टॉपिक खत्म हो गया यहाँ पर, है ना। अब देखो हम अगार की बात करने वाले। अगार क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है, बोलते, ठीक है, जो कौन सी अलगी से रेड अलगी की 2 एग्जांपल है, एनसीईआरटी 4 एग्जांपल देती है रेड अलगी, है ना। उसमें से दो जो है जेलिडियम ग्रासिलेरिया, G2, जेलिडियम ग्रासिलेरिया, इससे अपने को अगार मिलता है। क्या मिलता है, अगार को हम यूज कर सकते हैं जेलीज बनाने के लिए, है ना। तो ये क्या करेगा, एक तुमको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा,
जिसके अंदर तुम कोई न्यूट्रिएंट वगैरह जूस वगैरह तुम्हारा स्टोर, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास में जूस डाल दिए, अब उसको नीचे डाल दिए तो पूरा फैल जाएंगे, है ना। लेकिन जेली कैसी रहती है, जेली थोड़ा लिक्विड जैसा रहता है उसके अंदर, लेकिन थोड़ा सॉलिड स्ट्रक्चर मिलता। तो वो जेली को जो सॉलिड स्ट्रक्चर देने वाला है वो रहता है अगार में, समझ में। आइसक्रीम हो गई, जेलीज होगी, हालांकि है तो लिक्विड की जैसे, लेकिन वो नीचे गिरते क्या पिघल के जैसा बह जाते कि नहीं बहते, क्यों नहीं बहते, वो अगार की वजह से। तो अगार उनको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता। अपन बोले ना कि अपने स्केलेटल सिस्टम में अगर फॉर एग्जांपल बोन्स निकाल दी जाए तो वो नीचे बढ़ गिर जाएंगे, है ना। इस तरीके से सेल का भी स्केलेटल सिस्टम रहता है, फाइबर्स। तो फाइबर्स जो सेल को देते हैं ना मोटिलिटी के लिए, अपने पढ़े थे इसमें में अमीबा के अंदर मोटिलिटी के लिए एक कुछ ना कुछ कड़ा स्ट्रक्चर होना जिसकी मदद से उनका स्ट्रक्चर बरकरार है, तो वही जेली को आइसक्रीम्स को अगार देता है, समझे भाई। चलो सॉलिडिफाई करेंगे उनको। अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रासिलिया आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स ग्रो करना है तुम्हारे को प्लेट में, फॉर एग्जांपल, है ना, प्लेट में। तो प्लेट में ग्रो करना है, तुमने क्या करे, फॉर एग्जांपल प्लेट ली, उसके अंदर तुमने सॉल्यूशन डाल दिया, पानी वगैरह डाल दिए, अब तुम अगार डाल देंगे उसके अंदर, तो फिर वो माइक्रोब्स को एक ऐसी वो मिल जाएगी, एक रिजिड स्ट्रक्चर मिल जाएगा, प्रॉपर तरीके से माइक्रोब्स ग्रो कर पाए, जो खाना पानी है वो ऊपर ऊपर वो जमा करके ऐसा रख पाएंगे, है ना, एकदम नीचे नहीं बैठ जाएगा, ऐसा पूरा ये नहीं हो जाएगा, क्या होगा, एक सॉलिड स्ट्रक्चर में फंस जाएगा, तो वहां पर फिर माइक्रोब्स आसानी से ग्रो कर पाएंगे। वो नहीं, अगर तुम कोई रिसर्च कर रहे हो, कोई भी माइक्रोब, कोई तुम रिसर्च कर रहे हो, अब तुमने कोई एक माइक्रोब ला लिया, फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, यहाँ डाल दिए एक दो, और न्यूट्रिएंट डाल दिए, यानी खाना पानी डाल दिया उनका, तो वो ग्रो करना चालू कर दे, सिंपल। अगार उनका खाना पानी नहीं है, अगार एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जो उनको सॉलिडिफाई, उस जो तुम जो सॉल्यूशन है ना उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाला है, समझे तुम बात। जो माइक्रोबियल प्लेट रहती है उसके ऊपर, उसके अंदर अपन अगार डालते हैं, फिर उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डालते, तो तुम्हारी एक जेली जैसी एक प्लेट बनकर आई थी जिसके अंदर माइक्रोब्स रहते। अब तुम क्या कर सकते हो, उस प्लेट को उठाकर ले जा सकते, उसका कोई पीस काट सकते, ऐसा समझ पा रहे तुम। देखो फॉर एग्जांपल तुमने क्या करे, तुमने अगार डाली, अगार नहीं डालेंगे तो क्या होगा, तुमने एक वो ले लिया, कप ले लिया, प्लेट ले ली, उसमें पानी डाल लिए, न्यूट्रिएंट डाल दिए, तो माइक्रोब्स ग्रो कर जाएंगे। लेकिन तुमको अगर उस माइक्रोब्स को उठा के कोई दूसरी जगह ले जाना है, या फिर उसका छोटा सा पार्ट उठा के कहीं ले जाना है, तो तुम वो नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर एक जेली जैसा बना देगा उसको, अब उसने जेली बना दिया, देखो अब उसने जेली बना दिया, जेली बनाने के बाद क्या कर सकते, देखो तुमने क्या करे थे, ग्रो करे थे, तो फॉर एग्जांपल तुम्हारे यहाँ पर एक अलग तरीके का बैक्टीरिया ग्रो हो रहा था, एक यहाँ पर अलग, ठीक है, यहाँ पर अलग, तुम चाहते कि इसको उठा के ले जाओ, है ना। तो अगर ये पानी का रहेगा प्लेट, सोचो तो क्या कभी तुम्हें पॉसिबल इसको उठा के ले जा पाएंगे, नहीं। लेकिन अगर ये अगार का रहा, जेली लाइक रहा, तो तुम यहाँ से काटेंगे उसको ऐसा इस तरीके से और इसको उठा के ले चलेंगे, समझे। तो रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। पानी में ग्रो तो तुम पानी में भी कर सकते हैं, पानी में माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, लेकिन ये अगर उसको एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रोवाइड कर देगा तो फिर वो इधर उधर हलेंगे नहीं, जैसे ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन पानी रहेगा तो तुम कभी निकाल पाते कि तुम बोलो मैंने तुमको शरबत दे दिया, फॉर एग्जाम्पल दो चीजें रख दिया उसके अंदर, और दो ऐसा अलग अलग कॉलोनी एक प्लेट में ग्रो हो गई, यहाँ पर थोड़ी सी दिख रही, यहाँ पर तुमको बोले चलो सेपरेट करो, तो होने चांसेस है मिक्स हो जाएंगे। अब ये पूरा सॉलिडिफाई कर देगा उसको, एक जेली बना देगा, तो जेली को तो तुम इजीली काट सकते हैं ना, सिंपल, ये मकसद। हाँ बिल्कुल, रिसर्च के तौर पर अगर तुमको कोई एक प्लेट से दूसरी प्लेट में ले जाना है या फिर कुछ भी करना है, फॉर एग्जाम्पल क्या करते, कभी कभी एक प्लेट लेते दूसरी प्लेट लेते, ऐसा टच कराते उनको, टच करते तो क्या होता है, एक जेरॉक्स कॉपी उमड़ जाती है। अब पानी लेकर टच करो, कुछ होने वाला है पूरे के पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तो ये जेरॉक्स कॉपी के लिए इसलिए अगार का इस्तेमाल करते। अब समझ में उसका मकसद, अब क्या क्यों डाल रहे अगर, हाँ यानी एक जेली लाइक स्ट्रक्चर दे देगा, उस स्ट्रक्चर देने की वजह से तुम जेरॉक्स कॉपी बना सकते हो उसकी, काट कर कहीं ले जा सकते हो उसको, ये सारी चीजें रहती है उसके अंदर, ठीक है। चलो तो चाइना ग्रास खाए ना, चाइना ग्रास, तो उसका जो उसके अंदर देखेंगे तुमने कैसा रहता पूरा, वो इस तरीके से ऐसा 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 रहते ना। तो अगर उसका वो जेली बन गया तो उसमें देखेंगे जो, तो उसमें सुराख 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 रहते। फॉर एग्जाम्पल देखो ये अगार की तुम्हारी प्लेट है ना, तो यहाँ पर कैसे रहेंगे, ऐसे आड़े चढ़े इस तरीके से वो रहेंगे। नहीं वो तो इतना नहीं मालूम मेरे को चाइना ग्रास अगार रहती नहीं रहती, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा मैं, यानी उसका स्ट्रक्चर अंदर से तुम देखेंगे तो छोटी छोटी से जाल लाइक ऐसा सीव, एक क्या बोलेंगे उसको ऐसा लकड़ी के जाल लेके स्ट्रक्चर रहता है, हाँ बस मैगी जैसा बैंक। तो मैगी में कैसे सुराख सुराख रहते, तो ये प्रॉपर्टी हम बात क्या हाँ बस हाँ, अगार भी वैसी रहती है अंदर से, तो वो क्या करती है उसको सॉलिडिफाई कर देती, जेली लाइक बना लेती, यानी वो पानी को ऐसा पूरा पकड़ के ऐसा पूरा एक जेली बना देंगे, तो उसके अंदर से कोई भी चीज जा सकती है, छोटा छोटा डीएनए मॉलिक्यूल रहता ना, तो अपन इसको बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले इसका इस्तेमाल, ये अगार के इस्तेमाल वहां पर भी पढ़ने वाले, ये अगार की प्लेट हम वहां यूज करते हैं। हाँ तो तुमने याद रखना, सीवीड यानी समंदर की जो रहती है, सीवीड बोले तो समंदर का जो ग्रास रहता ना, सी बोले तो समंदर, वीड बोले तो
जो झाड़ रहते हैं समंदर के, तो उसको बोलते हैं सी, वहां पर जो है सी वीड से वो निकालते हैं हम करके। सी वीड के बजाय अगर मोर स्पेसिफिकली बोला जाए तो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से हम ऑब्टेन करते हैं अगार। अगार का यूज माइक्रोब्स को ग्रो करने में, जेली बनाने में, आइसक्रीम बनाने में, यानी लिक्विड को सॉलिडिफाई करने में, सिंपल। used to grow microbes as and in preparation of ice cream jellies। क्लोरेला, देखो क्लोरेला के बारे में पढ़े थे, है ना, क्लामिडोमोनास क्लोरेला। अब देखो यूज पढ़ो उसका। क्लोरेला, a unicellular algae rich in proteins is used as a food supplement even by the space travelers। अब स्पेस में थोड़ा सा मास लेके जाने के वास्ते बहुत ज्यादा पैसा लगता है ना, बहुत ज्यादा स्पेस कम रहती है, सारी चीजें कम रहती है। तो अगर तुम अंतरिक्ष में जाना चाहते तो वहां पर छोटी छोटी चीजें ले जाने के लिए, छोटा छोटा वजन ले जाने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता। तो वहां पर बड़ा बड़ा खाना भर के ले जाएंगे, पिज्जा बर्गर ये मैगी बना के ले जाएंगे, वहां नहीं चलती ना ये सारी चीजें, वहां बैठ के खाना बनाएंगे नहीं, इतना टाइम नहीं है। तो छोटी छोटी कैप्सूल लिख जाई जाती है ये इसकी, तो उसको एज अ फूड सप्लीमेंट खाने के तौर पे खाया जाता है, समझे बात। तो गोली खाकर पेट भरते हैं अपना। हाँ हाँ बिल्कुल, स्पेस में जा रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, इस तरीके से, है ना। हाँ तो क्लोरेला ही नहीं, उसके छोटी छोटी कैप्सूल बना के लिख जाएंगे, वो खा लो, दिन भर का खाना खत्म, तो उतनी एनर्जी मिल जाती है उससे, यानी प्रोटीन में बहुत अगर रिच रहती हो। प्रोटीन कौन सी, वो स्पिरुलिना था, वो भी उसको भी पढ़ने वाले हैं अपन, उसको 12th में पढ़ने वाले हैं। स्पिरुलिना, स्पिरुलिना वो भी, हाँ वो भी प्रोटीन रिच है, उससे भी अपन बहुत सारा प्रोटीन बना सकते हैं। वो उसमें दिया हुआ है अपने को, अब तो वो चैप्टर डिलीट हो गया अपना, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में दिया हुआ था। यानी उसमें ऐसा बताया था कि जैसे देखो, हम अगर सारी पूरी पब्लिक, पूरी इंसानियत अगर प्लांट खाना चालू कर दे तो कुछ ही दिन में प्लांट फिनिश हो जाएंगे। लेकिन अगर पूरी पब्लिक अगर एनिमल खाना चालू कर दे, जैसे जो जानवर खा सकते हैं वो जानवर खाना चालू कर दे, तो क्या होगा, जानवर यानी एक किलो गोश्त बनने के लिए कम से कम 10 किलो उसको घास खाना पड़ता है, तब जाकर 1 किलो गोश्त बनता है। तो इस तरीके से तो अगर सारे लोग एनिमल खाना चालू कर देंगे तो वैसा भी वो घास खत्म हो जाएंगे, समझ में है ना। तो अगर हम बोले हम इन दोनों के बजाय एक तीसरा देखें, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे स्पिरुलिना हो गया, क्लोरेला, ये बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन बना सकते हैं। खाना तुम्हारा प्रोटीन ही है ना, प्रोटीन ही खाना है ना। खाने से क्या मिले, तुम टेस्ट की बात कर दो, टेस्ट की अलग रख दो, एक फूड को देखो एज अ फूड, टेस्ट की बात नहीं यार, क्या यार ये खाएंगे घास फूस, वो बात नहीं बोलते अपन, टेस्ट की बात नहीं, फूड की। अब कोई बहुत सारे लोग खाने के लिए मर रहे दुनिया के अंदर, तो अगर तुम इतना सारा खाना बना सकते हैं आसानी से तो उनकी भूख मिट जाएगी, है ना। तो वो बताया गया था उसके अंदर कि ये पूरा क्लासिफाई करके, वो एक अलग टॉपिक है, उसको छोड़ो। नहीं, ये जी स्क्वायर प्रोटीन सप्लीमेंट का कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ क्लोरेला जो है वही स्पेस के अंदर इस्तेमाल होता है। हाँ चलो, देखो इस लाइन पर लिख मत, क्लोरेला unicellular algae rich in protein is used as a food supplement even by space travelers। The algae are divided into 3 classes: Chlorophyceae, Pseudophyceae और Phaeophyceae। ठीक है, चलो आया समझ में सारी चीजें।